नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न आए हैं, जो मैं ढूंढ पाया हूं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में 34 प्रश्न लगभग मुझे मिले हैं। उन प्रश्नों का वीडियो हल आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। साथ ही हम जानेंगे कि वास्तव में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों में एक नए प्रकार के प्रश्न भी इस एग्जाम में शामिल हुए हैं। प्रश्नों की प्रकृति को आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न आए हैं, उनके आंसर क्या है, और उसके आंसर ये है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। कौन से वो प्रश्न थे जो कक्षा 12 या कक्षा 11 एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे गए। साथ ही हम देखेंगे कि कौन से वो प्रश्न है जो नए प्रकृति के प्रश्न थे, और ऐसे प्रश्नों को भविष्य में हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उनको हल कैसे किया जा सकता है, उन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, फर्स्ट और सेकंड पेपर, विशेष रूप से सेकंड पेपर बहुत लेवल का पेपर था। आइए हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला ही प्रश्न, और चूंकि मैं हर बार कहता हूं कि आप लोगों को एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए कक्षा 12 की, और इस पहले प्रश्न को हल करवाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के सामने साझा करना चाहूंगा कि हमने YouTube चैनल पर 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी करवा रखी है। आप यदि उस एनसीईआरटी की वीडियो देखेंगे तो प्रत्येक एग्जाम में, विशेष रूप से राजनीति विज्ञान से संबंधित सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, आपके जो नेट वाले जो पेपर होते हैं, यूजीसी नेट, उन सब में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये प्रश्न हमने करवा रखा था एनसीईआरटी जब 9वां अध्याय पढ़ाया था, नए बदलाव, उसमें बहुत डिटेल में करवा रखा, और वहीं से प्रश्न आया है। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आई। मैं पीछे नहीं जाकर सीधा बता देता हूं कि 1989 में लोकसभा के 9वें आम चुनाव हुए और किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी और जो है वाम मोर्चे ने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए। वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। 1990 में चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 1 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये भी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, और 1991 में इनकी सरकार भी गिर जाती है। तो 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। अब आपको जानना यहां से है, ये जो 10वीं लोकसभा के चुनाव हुए, इस 10वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 221 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को 244 सीट प्राप्त हुई थी। और उससे अगले जो चुनाव हुए 1996 में, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, बहुत ढंग से समझना इस प्रश्न को कि कहां दिक्कत हो सकती थी, भारतीय जनता पार्टी को सीटें प्राप्त हुई 160 और कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई 140। अब जरा इस बात को समझिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया। तो चूंकि ये 10वीं लोकसभा के चुनाव थे, ये 10वीं लोकसभा के चुनाव थे और ये 11वीं लोकसभा के चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी को 10वीं लोकसभा चुनाव में 221 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 244 यानी कि 244 सीट प्राप्त हुई। जबकि 11वीं लोकसभा के चुनाव जो 1996 में हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 140 सीटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरा था, और यही कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह अलग बात है कि उनकी सरकार बाद में गिर जाती है। तो इसका उत्तर होगा आप लोगों के 11वीं लोकसभा। ध्यान रखना, 11वीं लोकसभा। देखो, जिसने भी ये पेपर दिया वो भी 10वीं लोकसभा करके आए थे। कितना घुमाया हुआ प्रश्न था। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 221 सीटें जीती 10वीं लोकसभा चुनाव में, 11वीं लोकसभा चुनाव में 160 सीटें जीती, लेकिन इस आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल नहीं था, कांग्रेस सबसे बड़ा दल था। जबकि 11वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन के उभरा, क्योंकि कांग्रेस के पास में 140 सीटें थी और बाकी कोई ऐसा राजनीतिक दल था नहीं जिनके पास इससे अधिक सीटें थी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था। 12वीं की यदि एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी थी ठीक से, तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते थे। अगला प्रश्न चुनाव आयोग के संदर्भ में पूछा गया। चुनाव आयोग के संदर्भ में, भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
ऐसे प्रश्न थोड़े आसान हो जाते हैं क्योंकि 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है, और कई बार 1 कथन सीधा सीधा गलत हम लोगों को मिल जाता है। देखिए जरा, चुनाव और राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ मामलों में आयोग अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है। अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार इसलिए रखता है क्योंकि आचार संहिता का पालन नहीं करने पर किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त की जा सकती है, किसी भी राजनीतिक दल के कैंडिडेट को चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जा सकती है, उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। तो कुछ मामलों में वो अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार भी रखता है। इसके अलावा अनुच्छेद 102 में, आर्टिकल 102 में संसद के सदस्यों की निर्योग्यताओं का उल्लेख है, और अनुच्छेद 103 के तहत दल बदल को छोड़ दिया जाए तो अनुच्छेद 103 के तहत इसके संदर्भ में निर्णय लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 103 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेंगे, निर्वाचन आयोग से राय लेंगे, और इस राय के अनुसार ही काम करेंगे। ओपिनियन, इस राय के अनुसार ही काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग अर्ध न्यायिक क्षेत्राधिकार रखता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो यह कथन एकदम आप लोगों के क्या है, सही है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल हम कई बार चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 यानी कि 324 से 329 जो भारतीय संविधान का भाग जो 15 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो जिस आयोग का उल्लेख भारत के संविधान में है, जिस आयोग से संबंधित कोई आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो संवैधानिक आयोग है, आप लोग पढ़ते हैं। तो यह कथन भी एकदम आप लोगों के सही है। आयोग के निर्णयों को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्यों नहीं दी जा सकती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा लिए गए निर्णयों को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। तो यह कथन सीधा सीधा आप लोगों के गलत हो गया। यह प्रश्न तो आप सबके सही होना ही चाहिए था। और चौथा, संविधान के अंतर्गत आयोग संसद और राज्य विधायकों के आरूढ़ सदस्यों के चुनाव उपरांत योग्यता के मसले पर सलाहकारी क्षेत्राधिकार रखता है। और हमने आपको बता दिया कि वो सलाह देता है, लेकिन इस सलाह के अनुसार ही वो राय देता है, लेकिन उस राय के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को निर्णय लेना होता है। और न केवल संसद के सदस्य बल्कि आर्टिकल 191 अनुच्छेद 191 में विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यताओं का उल्लेख है, और 192 के तहत इसके संदर्भ में निर्णय राज्यपाल लेते हैं। लेकिन राज्यपाल इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग से राय लेंगे, और निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार ही वो निर्णय लेंगे। वहां राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है, भारत निर्वाचन आयोग है। यह प्रश्न आप सब लोगों के सही होना ही चाहिए था। यदि यह प्रश्न भी आपके गलत हुआ है तो फिर आप लोग चयन की अपेक्षा कम रख सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपका ये प्रश्न गलत है लेकिन बाकी पेपर अच्छा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, हम 1977 में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई उसके बारे में क्यों चर्चा करें, क्यों हम इन चीजों को पढ़े, क्यों इन तथ्यों को पढ़े। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, जहां भी कोई बड़ा मूवमेंट हुआ है आपको उसका अध्ययन करना होगा। आप जानते हैं कि 1977 में हमारे देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसी समय हमारे राजस्थान में भी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके कारण यह प्रश्न पूछा गया है। और 152 सीटें जो है जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी इस चुनाव के अंदर। इसके अलावा 41 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, और सीपीएम और सीपीआई को एक एक सीट प्राप्त हुई थी। तो एक तथ्यात्मक प्रश्न था, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। लेकिन प्रश्न के जो विकल्प थे, इन विकल्प के अनुसार यह तो तय था कि ये दो तो इसमें है ही नहीं। अब ये दो नजदीक के विकल्प थे, इन दोनों में से एक की तरफ आप लोगों को जाना था। तो यहां केवल आपने बिल्कुल भी इस तथ्य को कभी नहीं पढ़ रखा, केवल आप ठीक है कि अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अध्ययन कर रखा होता तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दे सकते थे। लेकिन इन दो में से एक विकल्प का आप लोगों को चयन करना था, और लगभग हम सब कहते हैं कि दो विकल्प में जब कंफ्यूज होते हैं तो प्रश्न को आपको अटेंड करना चाहिए। और जिसने भी इस प्रश्न को अटेंड किया है, या तो ये सही किया है या ये सही किया है। ऐसे मामलों में कुछ किस्मत भी काम करते हैं कि हमारा पेन किसकी तरफ जाता है और वो हमारा प्रश्न सही होता है या फिर गलत होता है। अगला प्रश्न, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी, फिर कह रहा हूं यह प्रश्न भी कक्षा 12 के एनसीईआरटी से है। मैंने मोटे मोटे तौर पर देखा तो 10 से 12 प्रश्न आपको 12th की एनसीईआरटी और 11वीं की एनसीईआरटी से इस पेपर में मिलेंगे। जहां पेपर का इतना जबरदस्त लेवल है, जहां इतने लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहां कक्षा 12 की एनसीईआरटी से भरपूर सवाल आ रहे हैं। 10 से 12 प्रश्न आए, इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 300 जो प्रश्न आए, उन प्रश्नों को हल करने के लिए 50 से 60 पुस्तकें आपके स्टडी मटेरियल में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं 50 से 60,
कब जब कहीं जाकर आप 300 प्रश्नों के हल निकाल पाएंगे। लेकिन आपके पास एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं, सिर्फ 4 किताबें हैं, 2 11वीं की, 2 12वीं की, एक तो छोड़ दीजिए, आपके शामिल कर सकते हैं 11वीं की भी दोनों किताबें। तो यदि 4 किताबें आपके पास में, तो 12 से 13 प्रश्न आप लोग उसमें से निकाल सकते हैं, जो छोटी छोटी सी किताबें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी को बहुत ढंग से आपको पढ़ना चाहिए, और यूट्यूब पर हमने पूरी एनसीईआरटी करवा रखी है। जब वीपी सिंह की सरकार बनी और हमने बता दिया कि 1989 में 9वीं जो लोकसभा के चुनाव थे, किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता नहीं है, राष्ट्रीय मोर्चे के गठबंधन की सरकार बनती है, और इस राष्ट्रीय मोर्चे की गठबंधन की सरकार के जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो पहली बात, ये गठबंधन कौन सा था? राष्ट्रीय मोर्चा। दूसरी बात, इस राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन किसने दिया? बीजेपी ने और वाम मोर्चा ने। क्यों दिया समर्थन? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाह रहे थे, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी और वाम मोर्चा ने बाहर से समर्थन दिए, गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे। और ये जो राष्ट्रीय मोर्चा था, इस राष्ट्रीय मोर्चा किससे बना था? ये जनता पार्टी, ये जनता दल, जनता पार्टी तो 1977 में थी, जनता दल और अन्य राजनीतिक दलों के गठबंधन का जो गठबंधन था, उसको हम राष्ट्रीय मोर्चे के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न आप इसको हल कर सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वीपी सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे नहीं, समता पार्टी का भी यहां कोई लेना देना है नहीं, समाजवादी पार्टी से भी थे नहीं, तो जनता पार्टी से ये थे, और जनता पार्टी वाला आपके विकल्प इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रश्न आप आराम से हल कर सकते थे यदि आपने कक्षा 12 की एनसीईआरटी का 9वां अध्याय आपने पढ़ा है, नए बदलाव। नए बदलाव एक पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 में एनसीईआरटी का ऐसा अध्याय है जहां से ये दोनों प्रश्न आए एक ही अध्याय में से। आप लोग जरा अंदाज लगा दीजिए इसकी महत्ता को। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संसद में महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया? यह प्रश्न तो होना ही चाहिए था। आप कहोगे क्यों होना चाहिए था? क्योंकि जब 106वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया, करंट का मुद्दा है, तो ऐसी स्थिति में तो आपको पूरे इस आरक्षण विधेयक की पूरा इतिहास पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए। और 12 सितंबर 1996 में सबसे पहले जो है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, वो एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार के समय लाया गया था। हालांकि गूगल पर जब हम चेक करते हैं तो कुछ साइट पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी भी लिखा हुआ है, लेकिन 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार हमारे देश में थी, संयुक्त मोर्चे की सरकार थी। इसके समय जो है सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक प्रस्ताव लेकर आया, महिला प्रस्ताव विधेयक लाया गया था। तो यह प्रश्न भी होना चाहिए था, क्योंकि करंट के मुद्दे तो आप लोग पढ़ के जाएंगे, और जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया, इतना बड़ा एक जब घटनाक्रम हमारे देश में हुआ है, तो इसको तो आपको ठीक से पढ़ के जाना ही था, और यह प्रश्न भी आपका हल होना था। आगे, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर मैं कह रहा हूं यह भी प्रश्न कक्षा 12 की एनसीईआरटी से था। बाकी जगह हो सकता, मैं नहीं कहूंगा कि वहां नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में सीधा सीधा 8वां अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और उसमें छोटा सा दे रखा है गोवा का विलय, और हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा भी रखा है। गोवा 1961 में जब पुर्तगाली वहां से छोड़कर चले जाते हैं, तो गोवा के मुद्दे पर एक विवाद हो जाता है। गोवा में एक राजनीतिक दल था, गोमांतक पार्टी, और ये जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक जो पार्टी थी, ये चाहती थी कि गोवा का विलय महाराष्ट्र में हो जाना चाहिए, लेकिन गोवानी संस्कृति के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि गोवा का विलय महाराष्ट्र में हो। यह विवाद बना, वहां जनमत संग्रह करवाया गया। गोवा के अधिकतम लोगों ने कहा कि हम महाराष्ट्र में शामिल नहीं होना चाहते हैं, अतः गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उसके बाद में गोवा को जो है नए राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो बीजू जनता दल उड़ीसा से है, हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार से संबंधित है, लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत यहां थी कि महाराष्ट्रवादी यहां लिखा हुआ था और गोमांतक पार्टी लिखा हुआ था। विद्यार्थियों ने सोचा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है तो फिर महाराष्ट्र से संबंधित होगी, लेकिन नहीं, यह पार्टी किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। और मक्कलम निधि मयम, यह तमिलनाडु से संबंधित क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो यह महाराष्ट्र नहीं जबकि गोवा से संबंधित है। इसका नाम महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी इसलिए क्योंकि यह राजनीतिक दल विशेष रूप से महाराष्ट्र में गोवा को शामिल करना चाहती थी। और अब जाकर कक्षा 12 की एनसीईआरटी में अध्याय 8 में जब गोवा के विलय का ब्रैकेट पढ़ेंगे, चुटकियों में यह प्रश्न आप लोगों के हल हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। 3 प्रश्न, केवल संविधान की बात कर रहा हूं, 3 प्रश्न अब तक एनसीईआरटी से आ चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी।
अगला, निम्नांकित में से कौन एक कभी भी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं रहे? ये तो आप सबने किया होगा, अशोक गहलोत कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विभिन्न लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों की कुल संख्या के संबंध में मिलान कीजिए। जब राजनीतिक दल और दबाव समूह आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो कम से कम हम ये तो पढ़ के ही जाएंगे कि कौन से आज तक जो चुनाव हुए लोकसभा के, 17 लोकसभा चुनाव हुए, 18वें लोकसभा चुनाव अभी हुए, तो किस लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया, ये आंकड़े तो हम लोगों को देखकर जाने ही चाहिए। तो गंभीरता से तैयारी करने वाले विद्यार्थी का यह प्रश्न भी आराम से सही हुआ है। 1951 यहां लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि पहले लोकसभा के चुनाव 1951 में ही प्रारंभ हुए थे। अधिकतम चुनाव 1951 में हुए थे, 1951 में हुए थे। चुनाव 1951 में प्रारंभ हो गया, लेकिन अधिकांश चुनाव 1952 में हुए थे, इसलिए प्रथम आम चुनाव को हम 1952 के मानते हैं, लेकिन यहां 1951 लिखा हुआ है। तो पहले आम चुनाव में 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, लेकिन पहले आम चुनाव में बहुत से राजनीतिक दल सफल नहीं हुए, तो दूसरे आम चुनाव में केवल 15 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। और 2004 में राजनीतिक दलों की संख्या 230 थी और 2019 में 673, हालांकि कई जगह 674 भी मिलता है। यह प्रश्न आराम से हल होना चाहिए था। यदि कोई तैयारी भी नहीं करके गया ना, इसको कभी भी नहीं पढ़ा ना, तो भी यह प्रश्न हल होना चाहिए था। आप कहोगे कैसे हल होना चाहिए था? क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे दलों की संख्या तो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो 2019 में सबसे अधिक राजनीतिक दल होंगे, तो डी में 3, ये देखिए डी में 3 यहां पर भी है, डी में 3 यहां पर भी है। उससे कम 2004 में ही होने थे, स्वाभाविक बात है। तो सी में आप लोगों के 4, तो सी में आप लोगों के 4 यहां पर है। तो ये सीधा सीधा आपके प्रश्न हल होना था। थोड़ा सा यदि आपने दिमाग लगाया तो ये प्रश्न आराम से हल हो सकता था, क्योंकि आप आराम से कॉमन सेंस से कुछ प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि क्या 1951 में, 1957 में क्या 673 और 230 राजनीतिक दल भाग ले सकते थे? क्या नहीं ले सकते थे? देश नया आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, अन्य राजनीतिक दल तो न के बराबर थे। तो ये प्रश्न आप लोगों के आराम से हल होना चाहिए था, होना ही चाहिए था। और यदि ये आपके गलत हुआ है तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ है। ये प्रश्न तो आप लोगों के हल होना ही चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। लचीले और कठोर संविधान के मध्य का विभेद अलिखित और लिखित प्रकृति का नहीं है। जब भी हम संविधान की बात करते हैं, जब भी हम संविधान संशोधन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, सबसे पहले यही बात करते हैं। और इस प्रश्न की आप चर्चा करें तो कक्षा 11th की एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। हालांकि सब जगह भी ये मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस प्रश्न को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की प्रकृति के आधार पर यह तय होता है कि कोई भी संविधान लचीला है या कठोर है। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वहां बहुत जटिल है। अब तक बहुत कम संविधान संशोधन हुए हैं। भारत के संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति चाहिए। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए भारत का संविधान कठोर संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में जो 2 विधियों का उल्लेख है, उनका प्रयोग भी नहीं करना होता है। सामान्यतः जैसे संसद कानून बनाती है, उसी विधि से उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के केवल बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में कोई प्रावधान करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 368 में उल्लेखित संविधान संशोधन की विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत सरल है, इसलिए भारत का संविधान लचीला भी है। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर यह तय होता है कि कोई भी संविधान लचीला है या कठोर। अब यह कथन क्या कह रहा है जरा देखिए। लचीले और कठोर संविधान के मध्य जो भेद है वो लिखित और अलिखित प्रकृति का नहीं, बल्कि संशोधन करने की प्रक्रिया की प्रकृति का है। एकदम कथन आप लोगों के सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना ही चाहिए। दूसरा, लिखित और अलिखित संविधान के मध्य विभेद जैविक है। जैविक का मतलब है कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर है। तो बिल्कुल यह बात सही है कि कौन सा संविधान लिखित है, निर्मित है, और कौन सा अलिखित है, जिसको लिखा नहीं गया है जबकि मौखिक है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, परंपराओं के आधार पर चल रहा है। तो यह तय करता है कि किसी भी संविधान निर्मित कैसे किया गया, वो वास्तव में किसी संविधान सभा के द्वारा लिखित है या फिर परंपराओं के आधार पर चल रहा है। इस आधार पर यह भेद होता है। तो यह कथन भी सही है। दोनों कथन इसमें आप लोगों के क्या है, सही है। यहां जरूर थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों के शब्द को लेकर हुई होगी, लेकिन यदि
ठीक से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो यह प्रश्न भी आपका सही होना चाहिए, बिना कोई चिंता किंतु परंतु के। तो अब तक जो प्रश्न देखे हम जान पा रहे हैं कि वास्तव में अब तक जो प्रश्न आए वो प्रश्न सब आप लोगों से हल होने चाहिए थे। 3 प्रश्न जो थे एनसीईआरटी से थे, यदि एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा तो वो तीनों होने चाहिए थे, बाकी प्रश्न भी आपके हल होने चाहिए थे, क्योंकि आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लेवल की तैयारी करेंगे। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन मानता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। हमने जब पॉलिटिकल एकेडमी में नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करवाया, ग्रैनविल ऑस्टिन के इस कथन का सीधा सीधा हमने जो पूरा का पूरा कथन दिया जो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था, और उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। जब आप नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके आलोचना के संदर्भ में, उसके महत्व के संदर्भ में बहुत से विद्वानों के कथन आप लोगों को ध्यान में रखने होते हैं, और वहीं से प्रश्न आया है। कोई बड़ा यूं मैं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत अजीब सा प्रश्न पूछ लिया गया, आराम से आप लोगों के प्रश्न हल होना था। ग्रैनविल ऑस्टिन का यह कथन था। बहुत से प्रश्न हैं जो हमने जो अब तक पॉलिटिकल एकेडमी में स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम को जहां तक करवाया वहां से प्रश्न ये सब मिल रहे हैं। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना चाहिए। यह ऐसा प्रश्न है जो लगभग हमेशा पूछा जाता है। मैं अक्सर जब पढ़ाता हूं तब कहता हूं कि आर्टिकल 243 के में, के यानी करवाना, निर्वाचन करवाना, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। मुझे लगता है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में स्थानीय स्वशासन में से यदि सबसे अधिक बार कोई प्रश्न पूछा गया है तो आर्टिकल 243 के का पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें। बस केवल इसको देख लीजिए, प्रश्न आपके हल हो जाएगा। अनुच्छेद पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित 243 के निर्वाचन आयोग ई में उल्लेख है अवधि का। तो अब इस प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हैं। नंबर इसका सही हो गया, सबके सही होना चाहिए था। जब हम स्थानीय स्वशासन पढ़ते हैं तो ये तो बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, आराम से होना भी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, ये वाला कॉन्सेप्ट का प्रश्न था। हमने बहुत ढंग से संविधान सभा का टॉपिक करवाया, उसमें आराम से कवर हो रहा है। संविधान सभा के सदस्य भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए। पहली बात तो हमारी संविधान सभा का जब गठन हुआ तो केवल प्रांतों की विधानसभाओं से ही सदस्य निर्वाचित नहीं हुए, बल्कि देशी रियासतों से मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। तो यह कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है। यह कथन आप लोगों के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि देशी रियासतें भी तो थी, वहां से सदस्य निर्वाचित भी हुए, मनोनीत भी हुए। मैं फिर कह रहा हूं, देशी रियासतों से सदस्य निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, और राज्यों की जो विधानसभाएं थी, प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, चीफ कमिश्नर प्रांतों की जो विधानमंडल जो वहां पर थे उस समय, वहां से सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो यह कथन आपके गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भारत शासन अधिनियम के अधीन जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। आधा सही है, आधा गलत है। अगला, प्रत्येक सीट को 3 प्रमुख समुदायों में बांटी गई थी, हिंदू, मुसलमान और सिख। ध्यान रखना, मुसलमान थे, हिंदू थे, लेकिन यहां सामान्य था, सामान्य इन 3 भागों में बांटा गया था। तो दोनों कथन गलत है। अब विद्यार्थी हमेशा सोचता है कि 2 कथन दिए तो दोनों में से एक तो सही होगा, या तो दोनों सही, नहीं तो एक तो सही होना ही है। तो अक्सर अधिकतम विद्यार्थी कहते हैं कि एक सही। देखो, जिन्होंने ये पेपर अटेंड किया वो भी एक कह रहा है कि एक सही है, एक भी कथन सही नहीं है। दोनों कथन क्या है, गलत है। ऐसे प्रश्न भी आजकल आते हैं, और बड़ा अच्छा प्रश्न था, आराम से हल हो सकता था। भारत के संविधान में प्रदत्त जो राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना चाहिए। हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल टॉपिक तुलनात्मक पढ़ाया है, और आराम से उसमें यह प्रश्न आप लोगों के हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि, ये एक तो बता देता हूं, राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो विशेषाधिकार है, आर्टिकल 361, वहां से यह प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल 361(1) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, 2 में, 1 में नहीं है, 61(2) में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जा सकती है। जबकि आर्टिकल 361(4) में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल के कार्य ग्रहण करने से पहले या उसकी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए किसी भी कार्य के लिए उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई सिविल कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसको इसकी सूचना 3 माह पूर्व न दे, या 3 माह नहीं लिखकर क्या लिखा हुआ है, 2 माह। बहुत ढंग से इस आर्टिकल को आपने पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाएंगे।
भारत के संविधान में से 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जहां केवल ये संख्या चेंज की गई थी, बाकी पूरा का पूरा कथन सही था। तो यदि आपने ठीक से पढ़ रखा है और हमने इसको बहुत ढंग से भी करवाया है, 3 माह की जगह 2 माह है, तो यह कथन आप लोगों के क्या हो गया, गलत हो गया। आजकल संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल एक शब्द बीच में से चेंज कर दिया जाता है, पूछा जाता है कथन सही है या गलत है, पूरा कथन सही है, केवल ये 3 गलत है। इतना ढंग से पढ़ते हैं तब ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे पाएंगे। तो कथन केवल एक सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने देश के अधीनस्थ न्यायालयों के बजट और बेबुनियादी ढांचे के विकास का प्रबंधन करने के लिए कौन सी एजेंसी प्रस्तावित की है? तो यह प्रश्न एक ऐसा था जिसको यदि आप करंट ठीक से पढ़ रहे हैं तो यह प्रश्न आप लोगों के हल हो जाना चाहिए था, अन्यथा यह प्रश्न आप लोगों को छोड़ के आना चाहिए था। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह इसका आंसर सही था। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नीति निर्देशक तत्वों में से प्रश्न आया गया है और बहुत ही ठीक सा प्रश्न था। नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो बहुत ढंग से इन चीजों को हमने सबको करवा रखी है, आराम से प्रश्न हल होना चाहिए। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान है, तो कुल मिलाकर ए में 3, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ध्यान है। और ये तो मुझे नहीं लगता किसी का प्रश्न जो है गलत हुआ होगा। अगला, संविधान का मुख्य कार्य बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाना है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय स्थापित हो। कक्षा 11th में एनसीईआरटी में से यह प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान का मुख्य कार्य यही है कि ऐसे बुनियादी नियम बनाए जाए ताकि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे, ताकि सब लोग एक साथ रह सके, सब नियमों का पालन करें, सबके हित से संबंधित प्रावधान संविधान में होने चाहिए। हमारा संविधान इस पर बिल्कुल खरा है। संविधान सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है, व्यक्ति को नैतिक पहचान भी देता है। संविधान के माध्यम से कोई सरकार जनहित के कार्य कर पाती है, विभिन्न प्रकार के ऐसे उनके संदर्भ में प्रावधान है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि संविधान में अच्छे लोग आए, नहीं, संविधान यह सुनिश्चित थोड़ी करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, ये तो मतदाता निश्चित करेंगे कि संविधान में अच्छे लोग आए या बुरे लोग आए। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान में कैसे लोग आएंगे, चुनकर कैसे लोग आएंगे, उनके ऊपर निर्भर करेगा कि देश का शासन बेहतर चलेगा अथवा नहीं चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आराम से होना चाहिए था। 3 नंबर कथन सही नहीं है, तो कथन 1 और कथन 2 सही है, लगभग ये सबके सही रहेगा। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को गैर विधेयक को किसी सिफारिश के साथ या उसके बिना पद से पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार है? बहुत सिंपल प्रश्न था, हर जगह आप लोग को मिल जाएगा, कहीं से भी आपने अध्ययन किया है, किसी भी पुस्तक को पढ़ा है तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेते हैं। वो विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, और तीनों काम नहीं करे तो पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया जा सकता है। हमने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया, उसमें से कम इन 34 में से 6 प्रश्न आए हुए। राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो टॉपिक पढ़ाया है, टेलीग्राम में मैं उन सारे प्रश्नों को भी डाल दूंगा कि कहां से कौन से प्रश्न आए, कम से कम 5-6 प्रश्न वहां से आपको मिलेंगे। सरकारिया आयोग, हमने जब राष्ट्रपति और राज्यपाल टॉपिक पढ़ाया था तो सरकारिया आयोग के द्वारा जो बहुत सी सिफारिशें की गई उसके बारे में हमने चर्चा की थी, तो वहां पर इसकी बारे में भी चर्चा की कि 247 उन्होंने सिफारिशें दी थी। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके होना ही चाहिए था। सरकारी आयोग द्वारा 1988, हालांकि रिपोर्ट 1987 में दी, जमा 1988 में करवाई थी। केंद्र राज्य संबंधों के विभिन्न आयोगों पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें सिफारिशें कितनी थी? 247 सिफारिशें थी। आधारभूत ढांचे के हिस्से के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की अंतिम बार पुष्टि निम्नलिखित में से किस वाद में की गई? तो ये तो लगभग आप सबके सही होगा, कई बार इसकी बात होती है। I.R. कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य, और ये कई बार प्रश्न यहां से जो है पूछा गया है। वर्ष 2007 का ये मामला था और 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत सही है और वो मान्य है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों के। अगला, यदि किसी राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या संविधान के 91 अमेंडमेंट 2003 में निर्दिष्ट अनुमेय सीमा से अधिक हो तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या कार्रवाई की जा सकती है? यह एक प्रश्न, ऐसा प्रश्न था जिसको आप लोग छोड़ भी सकते थे, क्योंकि बहुत ढंग का प्रश्न था, बहुत लेवल का प्रश्न था, नए प्रकार का प्रश्न था। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए तो 91 अमेंडमेंट 2003 के तहत पूछे गए थे, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया। लेकिन हर बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे, इस बार अलग प्रकार का प्रश्न था। बड़ा अच्छा प्रश्न था। क्या उत्तर हो सकता है, मैं इसके बारे में मेरी समझ के अनुसार बातचीत कर लेता हूं। यदि मंत्रिपरिषद में लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक या राज्यों की विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक जो है मंत्री
की नियुक्ति कर दी जाती तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान होगा। जब यह अधिनियम लागू हुआ था 2004 में, उस समय तो यह प्रावधान था कि 6 माह के भीतर इसको लागू किया जाएगा। उस समय यह प्रावधान था कि 6 माह के भीतर इसको लागू किया जाएगा, और जिन जिन राज्यों में या संघ में, केंद्र में 15% से अधिक मंत्री है, लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक और राज्यों की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक यदि वहां मुख्यमंत्री सहित और प्रधानमंत्री सहित यदि मंत्रियों की संख्या है, तो 6 माह के भीतर इसको अनुरूपता लाई जाएगी, यानी कि जो अधिक है उनको बर्खास्त किया जाएगा या उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा। क्लियर एकदम बात। लेकिन आज की तारीख में यदि हम बात करें, आज की तारीख में बात करें, तो यदि 15% से अधिक मंत्री की नियुक्ति कर दी जाती है, 15% से अधिक यदि मंत्रियों की नियुक्ति कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मंत्रियों की तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए, तत्काल बर्खास्तगी होती है। अब यदि इस बात को हम लागू करें, तो इसका मतलब यदि राजस्थान में जब मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है और यदि 15% से अधिक मंत्री हो जाए, तो क्या 6 महीने तक कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में काम कर सकेगा? क्या संघ में कोई व्यक्ति 6 महीने तक मंत्री के रूप में काम कर सकेगा, जबकि 15% से अधिक संख्या के तहत उसको नियुक्त किया गया? तो मेरे अनुसार इसका जो उत्तर रहेगा, अतिरिक्त मंत्रियों की तत्काल बर्खास्त के इसका उत्तर होना चाहिए। बाकी देखिए आंसर की जब जारी होती है तब इसका उत्तर क्या माना जाता है। जब यह अधिनियम लागू किया गया था तब यह प्रावधान किया गया था कि 6 माह के भीतर इसको अनुरूपता में लाना चाहिए, कि जहां अधिक है उनको जो है हटाया जाए और संख्या उतनी होनी चाहिए। क्योंकि जब 91 अमेंडमेंट वर्ष 2003 किया गया, 2004 में इसको लागू किया गया, तो बहुत से ऐसे राज्य थे जहां 15% से अधिक मंत्री थे विधानसभा की सदस्य संख्या के, केंद्र में भी यह संख्या हो सकती है। तो अब एक दिन में तो यह काम हो नहीं सकता उन सबको हटा दे, तो 6 महीने में इसको लागू करना था। लेकिन आज की तारीख में अतिरिक्त मंत्रियों की तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए, यह उत्तर होना चाहिए। बाकी देखें आरपीसी क्या इसका उत्तर देते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा बहुत ऊपर उत्तर नीचे होगा तो इस प्रश्न को चैलेंज भी किया जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न था, आपको छोड़ के आना चाहिए था, या इस प्रश्न को कर सकते थे आप अपने विवेक के अनुसार भी। अगला प्रश्न, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। जब हम मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं तब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और जब हम केशवानंद भारती बनाम 1973, दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और वहां से बहुत सुंदर प्रश्न आए और दोनों वहां से सीधे सीधे कवर हो रहे हैं। गोलकनाथ मामले में संपत्ति के अधिकार की न्यायिक समीक्षा को बंद करने के लिए पहले, चौथे और 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। फर्स्ट संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन और 17वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत चुनौती दी गई थी। बिल्कुल कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने डिसीजन दिया था और के सुब्बा राव इस संविधान पीठ के 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह माना कि संसद के पास किसी भी ऐसे संशोधन को पारित करने की शक्ति नहीं है जिसका प्रभाव संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने का है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था इस समय कि संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी, वहां कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास में, अतः संसद मौलिक अधिकारों में भी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। यह कथन बिल्कुल सही है। इस फैसले के कुछ ही समय बाद मुख्य न्यायाधीश जो सुब्बा राव थे, के सुब्बा राव थे, उन्होंने न्यायालय से न्यायाधीश के रूप में इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार भी बने और राष्ट्रपति चुनाव वो पराजित भी हुए। भारत के एकमात्र न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति के चुनाव में वो पराजित भी हुए। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन इसमें सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, यदि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद को भी आप ठीक से पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप विषय के साथ न्याय नहीं कर रहे। अगला, भारत के संविधान के अनुसार भारत के पंचायतों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न था और आराम से प्रश्न हल होना चाहिए था। बड़े अच्छे संविधान के प्रश्न आए। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान के जो प्रश्न है वो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में जो इसके ए बी सी डी में कई प्रकार के भाग हैं, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक पंचायत के चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से नहीं, प्रथम अधिवेशन से परिणाम घोषित होने की तिथि से कार्यकाल नहीं माना जाता है, प्रथम अधिवेशन से माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह कथन आपके गलत हो गया। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि से केवल शेष भाग के लिए बनी
रहेगी। यह कथन बिल्कुल सही है। केवल कथन इसमें कौन सा सही है? 2 सही है। तो केवल कथन आपके कौन सा सही हो गया? 2 इसके अंतर्गत सही हो गया। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य जब हमने पढ़ाए थे तो बहुत डिटेल में स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य हैं और उन्होंने कितनी मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया, लेकिन कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। बहुत अच्छा प्रश्न था, आराम से होना चाहिए था। 26 जनवरी 1950 को किसने कहा हम विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं? इस प्रश्न में एक दिक्कत है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का तो यह कथन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा का बैठक हो रही थी, उस समय डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभासों की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से तो हम समान है, समानता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से या सामाजिक जीवन में असमानता होगी। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, जबकि प्रश्न में क्या लिखा 26 जनवरी 1950 को किसने, तो 26 जनवरी 1950 को नहीं कहा था, 25 नवंबर 1949 को कहा था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीतिक जीवन में समानता कैसे होगी? क्योंकि हमें मौलिक अधिकारों के तहत हम लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं, हम मत दे सकते हैं, हम जो है विरोध कर सकते हैं, हमारे पास विचार अभिव्यक्ति की अधिकार वगैरह। इस प्रकार से राजनीतिक समानता के जीवन में तो हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हमारा देश में बड़े व्यापक स्तर पर असमानता है। यह डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कथन है, लेकिन इस प्रश्न को चुनौती दी जाएगी, इस प्रश्न को चुनौती दी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि प्रश्न लगभग सब लोगों के सही होगा। अधिकतम डॉक्टर बी आर अंबेडकर ही करके आए, लेकिन इस प्रश्न में भी थोड़ी सी शब्दावली की दिक्कत है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। अगला प्रश्न, संसद के सदस्यों की अनुपस्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 101वां जो अनुच्छेद है, उसमें संसद के सदस्यों के संदर्भ में अनुपस्थिति के संदर्भ में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 101 का खंड 4 में संसद के किसी भी सदन के सदस्य की लगातार अनुपस्थिति के संदर्भ में प्रावधान है। बिल्कुल बात सही है। जबकि अनुच्छेद 101 का जो 4 है, इसी में इस बात का उल्लेख है कि यदि 101 में इसी बात का उल्लेख है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के किसी भी बैठक में लगातार 60 दिन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि 2 ऐसे प्रश्न थे जिसमें केवल संख्या परिवर्तित की गई थी, एक पहले हमने और चर्चा की और एक हम यहां चर्चा कर रहे हैं, वहां पर 2-3 माह था, जबकि उसकी जगह क्या होना चाहिए था? 2 माह होना चाहिए था। यह आप लोगों के लिए संकेत है कि चीजों को बहुत ढंग से आपको पढ़ना है। 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो संसद का सदन उस सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। तो यह कथन आप लोगों के आधा सही और आधा गलत हो गया, तो गलत ही माना जाएगा। केवल एक सही है, यानी कि 3 नंबर विकल्प सही है। यह प्रश्न भी आपके सही होना चाहिए था, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल टॉपिक तुलनात्मक पढ़ा, बहुत डिटेल में इसको हमने कवर किया है। चूंकि हमने पॉलिटिकल एकेडमी में अब तक भारतीय संविधान और राज्यव्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्यपाल तक के टॉपिक पढ़ाए हैं, तो वहां तक जितने भी प्रश्न आए हमारे कंटेंट में से प्रश्न है, हमारी इस बात को हमारे विद्यार्थी जानते हैं। मृत्युदंड के निलंबन, माफी और न्यूनीकरण के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 72 में राष्ट्रपति, 161 में राज्यपाल के संदर्भ में प्रावधान है। मृत्युदंड को क्षमा करने का एकमात्र अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। यह सही बात है। मृत्युदंड को पूर्णतः माफ केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल उसका निलंबन, राज्यपाल उसका परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, लेकिन वो माफ नहीं कर सकते हैं। कथन सही है। किंतु भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 72 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल संसद द्वारा जो विधि निर्मित है इसके संदर्भ में, उसके अंतर्गत रहते हुए राज्यपाल को भी मृत्युदंड को निलंबित करने, परिहार करने, न्यूनीकरण करने का अधिकार है। इस संदर्भ में वो राष्ट्रपति के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार रखता है, यानी कि इस संदर्भ में वो समवर्ती अधिकार राष्ट्रपति के साथ रखता है, लेकिन मृत्युदंड को पूर्णतः माफ करने का अधिकार जो है राज्यपाल के पास में नहीं है। यह प्रश्न भी आपके सही होना चाहिए था। दोनों कथन इसमें क्या है? सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूरा विश्वास और पूरी मान्यता, और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
कि आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे, ये नया प्रश्नों की प्रकृति है। अब आपको आगे जब तैयारी करते हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में किस प्रकार की शब्दावली है। बड़ा जटिल प्रश्न था, लेकिन इसको हल बहुत आसानी से किया जा सकता था। आप कह रहे हो कैसे? हम प्रश्न को हल करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे आइए, अनुच्छेद 129 में आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इस बात का उल्लेख है, और इस संदर्भ में न्यायिक अवमानना के तहत वो दंड भी दे सकते हैं। तो अभिलेख न्यायालय, तो वहां तो ऐसी कोई पूरा विश्वास और मान्यता जैसी शब्दावली है नहीं। अनुच्छेद 215 में हाईकोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय होता है, इस संदर्भ में वो न्यायिक अवमानना के तहत दंड दे सकता है। तो ये तो सीधे ही आपके गलत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ठीक से पढ़ा है, हाईकोर्ट ठीक से पढ़ा है, तो अनुच्छेद 129 और 215 तो आपने ठीक से पढ़े ही है, तो वहां तो इस प्रकार की शब्दावली है नहीं। संविधान सभा ठीक से आप लोगों ने पढ़ी है, तो अनुच्छेद 395 में हमने स्पष्ट चर्चा की थी कि इसमें अधिनियम जो 1935 का अधिनियम है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 का है, इसके अलावा जो प्रीवी काउंसिल जो एक अधिनियम था, उन अधिनियमों की समाप्ति की गई। तो यहां पर भी इस प्रकार की शब्दावली का उल्लेख नहीं है, तो इस आधार पर इसको आप सही कर सकते थे। आर्टिकल 261(1) जो प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के बीच, उसमें लिखा हुआ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों व न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। तो वहां पर इस प्रश्न को हल किया जा सकता था। आप ऐसे हल कर सकते थे कि इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, क्योंकि ये 3 अनुच्छेद तो हम बहुत ढंग से पढ़ते हैं, उसमें पूरा विश्वास और पूरी मान्यता जैसी शब्दावली नहीं है, तो 261 इसका उत्तर होता। यह प्रश्न किया जा सकता था, हालांकि बहुत जटिल प्रकृति का प्रश्न था। और आगे आप लोगों को ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद बहुत ढंग से पढ़ना है। ये चौथा 5वां प्रश्न है, जो यदि अनुच्छेद ठीक से पढ़े तो उनका उत्तर आप लोग दे सकते थे। आगे, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार करें जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति टॉपिक में बहुत आराम से बताया हमने, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद में गुलजारी लाल नंदा जो है देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। संविधान में इस प्रकार की शब्दावली नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन चुने गए से अनाधिक सदस्यों से मिलकर नहीं बनेगी। यह प्रश्न आप लोगों के पूछा गया, आराम से इसका उत्तर दिया जा सकता था। अधिकतम जो है 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, आप लोग जानते हैं। न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 से अधिक राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या नहीं हो सकती थी। बहुत सरल प्रश्न था, होना ही चाहिए था। यह प्रश्न देखिए आप लोग, यह भी बहुत आसान था। जब हमने अनुसूचियां करवाई, बहुत डिटेल में चर्चा की थी। राज्यों पर विचार करें किसका संविधान की 6ठी अनुसूची में, और जब हम 6ठी अनुसूची पढ़ाते हैं तब एक सूत्र बताते हैं, अम्मी मैत्री। अम्मी मैत्री, बस ये इतना सा याद है, अम्मी मैत्री, तो ये प्रश्न हल है। और यानी असम, मी यानी मिजोरम, मे यानी मेघालय और त्रि यानी त्रिपुरा। तो सीधा सा हो गया, मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4 और 5। बहुत सरल प्रश्न था और ये तो होना ही चाहिए था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में लंबित विधेयक, संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 अवसान के कारण व्यापगत नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 107 है, उसमें इन बातों का स्पष्ट उल्लेख है विधेयकों के संदर्भ में। अनुच्छेद 107(3) में इस बात का उल्लेख है, खंड 3 में, कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 अवसान के कारण व्यापगत नहीं होते हैं। बिल्कुल यह बात सही है, स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद 107(3) में कि संसद में कोई लंबित विधेयक है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, 17 अवसान हो गया है, यानी कि सत्र की समाप्ति की घोषणा हो गई है, तो उसके कारण उस विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो व्यापगत नहीं होगा। अगले अधिवेशन में वापस उसके ऊपर चर्चा होगी। अनुच्छेद 107(4) में इस बात का उल्लेख है, 107 खंड 4 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक है जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया गया है, तो लोकसभा के विघटन पर वह व्यापगत नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। केवल ये इतना सा फेरबदल है। तो राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा में कोई विधेयक लाया गया है और लोकसभा में गया, लोकसभा ने पारित नहीं किया, वो व्यापगत नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में लाया, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो व्यापगत नहीं होगा। अगली लोकसभा आएगी, वो उसके ऊपर चर्चा करेगी। लेकिन कोई भी विधेयक लोकसभा में रखा गया, ये अगले ही खंड में लिखा गया है, 107(5) में लिखा गया है कि कोई भी विधेयक जो है हाँ, यहां पर तो ये 2 कथन है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। लेकिन 107 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है या लोकसभा ने पारित कर दिया है और राज्यसभा में लंबित है, तो अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन लोकसभा के विघटन पर वो
व्यपगत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में आया, जब लोकसभा ही विघटित हो गई है, भंग हो गई है, नई लोकसभा आएगी, नए सिरे से वो चर्चा करेगी, वो व्यपगत नहीं होगा। तो एक कथन सही है, एक सही है, तो दोनों कथन सही नहीं है, दोनों केवल एक कथन सही है। यह आप लोगों के उत्तर इसके अंतर्गत रहेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न था, यह भी आप लोगों के हल होना ही चाहिए था। केवल एक कथन सही है, ठीक है ना। एक कथन इसी में है, 17 अवशान नहीं हो सकते, तो केवल एक कथन इसके अंतर्गत आप लोगों के सही है, ठीक है। अगला बहुत अच्छा प्रश्न था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न को हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। और हमने संविधान सभा में बहुत ढंग से इसको करवा रखा है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में, बंगाल से संविधान सभा में चुने जाने के बाद, ध्यान रखना, के बाद बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने नहीं। बंगाल के जैसुर कुलना से वो पहली बार संविधान सभा में निर्वाचित होकर आए। भारत पाक विभाजन के बाद में जैसुर कुलना या बंगाल का जो भाग था वो पाकिस्तान में चला जाता है। इस आधार पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर बॉम्बे से एम आर जयकर की सीट को खाली किया गया और एम आर जयकर जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस की सीट से डॉक्टर बी आर अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित होकर आते हैं और 14 जुलाई 1947 को वो संविधान सभा में पुनः सदस्य बनते हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। 14 जुलाई 1947 को। और आप लोग जानते हैं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और 30 अगस्त को उनको जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो बंगाल से संविधान सभा में चुने जाने के बाद बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन, स्वतंत्र भारत में बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने थे। यह बात बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल हमने पूरा दे रखा है, कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे, लेकिन लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहते हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन सही है। कथन दो, एक ही सही है और वो कथन कौन सा है? सेकंड सही है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, हल होना ही चाहिए था। थोड़ी सी गंभीरता से तैयारी करते हैं हम, क्योंकि जब अंबेडकर का इतना बड़ा मामला है, संविधान निर्माण में डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का इतना बड़ा योगदान है, तो उनके बारे में तो संपूर्ण जानकारी हम लोगों के पास होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा प्रश्न था और आपके सही होना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमने 34 प्रश्नों की चर्चा की। मैं ये कहूंगा कि इस 34 में से 30 प्रश्न आप लोगों के सही हो सकते थे, यदि थोड़ी सी ठीक से आप लोग तैयारी करते हैं या संविधान आप ठीक से पढ़ते गए तो संविधान के प्रश्नों की प्रकृति बहुत अच्छी थी, मैं ये कहूंगा। बाकी जो प्रश्न थे उनकी मैं बात यहां भी नहीं कर रहा हूं, एक वीडियो और उसके संदर्भ में लेके आएंगे। लेकिन संविधान के जो 34 प्रश्न फर्स्ट और सेकंड पेपर में थे, बड़े अच्छे प्रकृति के प्रश्न थे, बहुत बढ़िया प्रश्न थे। आपने देखा केवल 2-3 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, अधिकतम मैं कह रहा हूं 4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए, तो ये प्रश्न आपके हल होने चाहिए थे और बहुत ढंग से हल होने चाहिए थे। कुछ नए प्रकृति के प्रश्न भी हमको मिले, लेकिन विकल्प को काटकर उनको हम सही कर सकते थे। पॉलिटिकल एकेडमी से जुड़े हुए विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब संविधान की बात करते हैं तो बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल संविधान से प्रश्न इस प्रकार के आने लगे हैं। तो आप सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आपकी इंटरव्यू कॉल और आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन हो। चूंकि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई बैच लिया नहीं, इसके लिए हम उसके पूरे पेपर का हल लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कंटेंट में से, जो स्कूल लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बातें की है, हमने जब बातचीत की है उस संदर्भ में, वहां से जो प्रश्न आए उसका एक वीडियो हम लोग और लेकर आएंगे। थियरी में काफी अच्छे खासे प्रश्न हमारे कंटेंट में से आए, जो स्कूल लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाठ्यक्रम है, केवल उन पाठ्यक्रम से आए हुए प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।